गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में इडियम्स एंड फ्रेजेज को समझेंगे जो कि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग इडियम्स और फ्रेजेस से घबराते हैं कि इडियम्स एंड फ्रेज कैसे लर्न होगा, इसको अवॉइड कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में इडियम्स और फ्रेज को एक नई तकनीकी से पढ़ेंगे जो कि हमको अच्छी तरह से दिमाग में फीड हो जाएगा। थोड़ा सा आपको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, हफ्ते में एक आध बार रिवाइज कर लीजिएगा। जिस वे में आज पढ़ाया जाएगा आपको, वो आपको बहुत ही बेहतरीन और अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा। उसको आज आप लोगों को मैं कुछ अपने लैंग्वेज में, आप लोगों की भाषा में थोड़ा बताने का प्रयास करूँगा। वो कोई ट्रिक, इसका कोई नियम नहीं है, लेकिन आज देखते हैं हम इसको सरल से सरल भाषा में कैसे याद रखेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस को लिया है। इसका मीन्स आप लोग को पता है, जिसका मतलब होता है मुहावरा। जैसा हिंदी में यूज होता है वैसा इंग्लिश में भी इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए पहला वर्ड हम आप लोगों के लिए ले हैं। पहला शब्द हमारा है यहाँ पर, फ्रेज पहला है ए मैडन स्पीच। ए मैडन स्पीच, वैसे मैडन मीन्स होता है कुंवारी, स्पीच मीन्स होता है भाषण, लेकिन यहाँ पर ए मैडन स्पीच का अर्थ बदल गया। मतलब प्रथम बार भाषण, जो पहली बार भाषण देता है उसको बोलते हैं ए मैडन स्पीच। क्या बोलेंगे? ए मैडन स्पीच। तो इस फ्रेज का प्रयोग आपको सेंटेंस में करना है, अपने हिसाब से सेंटेंस में इसको करना है कि ए मैडन स्पीच का मतलब होता क्या है। प्रथम बार भाषण देना, जब कोई प्रथम बार भाषण देता है तो उसको ए मैडन स्पीच बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ए मैडन स्पीच। आपको दिमाग में ये फिट हो गया होगा कि प्रथम बार भाषण कोई देगा कहीं सभा में तो उसको क्या बोलेंगे? ए मैडन स्पीच। हमने एक सेंटेंस लिख रखा है कि हर मैडन स्पीच, उसका प्रथम भाषण वाज ट्रूली, निश्चित रूप से, वास्तविक रूप से इम्प्रेसिव, प्रभावशाली था। मतलब पहली बार वो जो भाषण दी तो उसका भाषण वास्तव में प्रभावशाली था। ट्रूली मीन्स वास्तव में, इम्प्रेसिव मीन्स होता है प्रभावशाली। तो आप सेंटेंस अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो जो आपको समझ में आए, लेकिन ये जो शब्द यहाँ पर हैं फ्रेजेज, ये आपके सेंटेंस में आना चाहिए। तो हमने देखिए यूज किया मैडन स्पीच, ए मैडन स्पीच, यहाँ मैडन स्पीच। हर मैडन स्पीच, उसका प्रथम भाषण क्या था? वाज ट्रूली, वास्तव में था, इम्प्रेसिव, प्रभावशाली था। तो याद हो गया होगा आपको, ए मैडन स्पीच मीन्स प्रथम भाषण। आइए चलते हैं दूसरे फ्रेज की तरफ। एट होम इन, एट होम इन, एट होम इन। एट मीन्स पर अलग अलग अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ अच्छी तरह से नहीं देगा। अलग अलग अर्थ में आप इस तरह मत पढ़िएगा। एट होम घर पर, इन मीन्स अंदर, अपना सा महसूस करना। एट होम इन, अब इसको अपने हिसाब से आप लर्न करेंगे। एट होम इन मतलब घर पर, अपने घर में, मतलब अपने घर सा महसूस करना, मतलब अपना सा महसूस करना। घर किसका होता है? अपना होता है। तो वही घर क्या करेंगे आप? अपना सा घर को महसूस करेंगे। एट होम इन मीन्स घर के अंदर नहीं आप दिमाग में रखेंगे कि घर के अंदर, घर पर, घर के अंदर, ये सब नहीं दिमाग में रखेंगे। क्या? एट होम इन मीन्स अपना सा महसूस करना। तो ये आपको लर्न हो गया होगा। अब हम देखते हैं इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे। आई फील एट होम इन माई फ्रेंड्स होम। ये हमने सेंटेंस लिखा है यहाँ पर। आई फील, मैं महसूस करता हूँ, एट होम इन, अपना सा, किसको? माई फ्रेंड्स होम, अपने मित्र के घर को। मैं अपने मित्र के घर को अपना सा महसूस करता हूँ। आई फील, मैं महसूस करता हूँ, एट होम इन, अपना सा, किसको? माई फ्रेंड्स होम, अपने मित्र के घर को। किसी भी सेंटेंस को आप बना सकते हो अपने हिसाब से। मैं अपने मित्र की माँ को अपनी माँ सा महसूस करता हूँ, उसके घर सा, अपना सा महसूस करता हूँ। तो आई फील एट होम इन माई फ्रेंड्स होम, मैं अपने मित्र के घर को अपना सा महसूस करता हूँ। तो ये तो याद हो गया होगा आपको। एट होम इन मीन्स क्या याद रखेंगे? अपना सा महसूस करना। आइए चलते हैं नेक्स्ट फ्रेज की तरफ।
ये आप सुन रखे होंगे, ए बेड ऑफ रोजेज, कई बार सामने आया होगा, और नहीं भी आया होगा तो आपको ये अच्छी तरह से हम याद करवा देंगे। ए बेड ऑफ रोजेज, बेड मीन्स बिस्तर, ऑफ रोजेज मीन्स गुलाब, गुलाबों का बिस्तर, गुलाबों की सैया, फूलों की सैया। तो इसका मतलब फूलों के सेज पर जब आप आराम करेंगे, मतलब बिस्तर पर लेटेंगे, तो आपको कैसा महसूस होगा? आनंद महसूस होगा। तो इसका मतलब सुख में होना, इसका मतलब सुख में होना। ए बेड ऑफ रोजेज मीन्स सुख में होना, सुख में होना इसका मतलब। ए बेड ऑफ रोजेज मीन्स सुख में होना। तो इसका हम वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। जीवन जो होता है नहीं होता है ए बेड ऑफ रोजेज, फूलों का सेज। जीवन फूलों का सेज नहीं होता है, जीवन जो होता है फूलों का सेज नहीं होता है। तो हम याद कैसे रखेंगे ए बेड ऑफ रोजेज को? ए बेड ऑफ रोजेज मीन्स सुख में होना, ए बेड ऑफ रोजेज मीन्स सुख में होना, मतलब फूलों का, बेड, बेड मतलब बिस्तर, ऑफ रोजेज फूलों का, गुलाबों का, गुलाबों का बिस्तर होगा तो क्या होगा? आरामदेह होगा, आनंददायक आएगा, तो उसमें आप सुख महसूस करेंगे। तो इसका मतलब ए बेड ऑफ रोजेज मीन्स क्या याद रखेंगे? सुख में होना, सुख में होना। वाक्य प्रयोग अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। हमने यहाँ क्या लिखा है कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, जीवन फूलों की सैया नहीं है, जीवन फूलों का सेज नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फ्रेज की तरफ। ए मैन ऑफ लेटर्स, ए मैन ऑफ लेटर्स। ए मैन मीन्स आदमी, ऑफ लेटर्स पत्रों का आदमी, ये कह रहा है। इसके हिसाब से अर्थ ये सटीक नहीं है, इसका सही अर्थ नहीं है। ए मैन ऑफ लेटर्स मीन्स विद्वान आदमी। जो विद्वान आदमी होगा वही तो लेटर लिखेगा, जिसके पास माइंड होगा, दिमाग होगा। लेटर लिखना आसान चीज़ थोड़ा है। तो इसे याद रखिए कि मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर्स मीन्स पत्रों का आदमी, पत्रों लिखने वाला आदमी। कैसा भी पत्र हो, कितना भी कठिन पत्र हो, उसको कौन लिख सकता है? कठिन से कठिन पत्र कौन लिखेगा? जो विद्वान होगा। तो ऐसे में याद रखेंगे ए मैन ऑफ लेटर्स मीन्स विद्वान आदमी। क्या याद रखेंगे? ए मैन ऑफ लेटर्स मीन्स विद्वान आदमी। हम वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे इसका? माई ग्रांडपा, मेरे दादाजी, इज ए मैन ऑफ लेटर्स, इज ए मैन ऑफ लेटर्स, मेरे दादाजी क्या है? एक विद्वान आदमी है। माई ग्रांडपा या माई मदर, माई फादर, माई ब्रदर, कुछ भी कह सकते हैं आप, जिसको विद्वान आदमी आप कहना चाहते हैं, अपने हिसाब से आप सेंटेंस दे सकते हैं। तो एक याद हो गया होगा, ये मैन ऑफ लेटर्स मीन्स मतलब पत्रों का आदमी। कैसे याद रखेंगे आप? पत्रों का आदमी। पत्रों का आदमी कौन होगा? पत्रों का आदमी मतलब जो विद्वान होगा, जिसके पास माइंड होगा, वही तो पत्र लिख पाएगा। उसको क्या कहते हैं? विद्वान आदमी। ए मैन ऑफ लेटर्स मीन्स विद्वान आदमी। सेंटेंस माई ग्रैंडपा इज ए मैन ऑफ लेटर्स। अब देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा है ए व्हाइट एलिफेंट। प्यारे स्टूडेंट्स, ये भी बहुत आसान है, अभी आपको हम इजी वे में इसको लर्न करवा दे रहे हैं। ए व्हाइट एलिफेंट, आप अर्थ क्या निकाल रहे हैं? सफ़ेद हाथी। सफ़ेद हाथी ना, लेकिन सफ़ेद हाथी होती क्या है? सफ़ेद हाथी कहाँ अपने यहाँ नहीं, इंडिया में नहीं पाई जाती है। सफ़ेद हाथी कहाँ पाई जाती है? वो थाईलैंड में पाई जाती है। सफ़ेद हाथी थाईलैंड में पाई जाती है। तो क्या थाईलैंड से सफ़ेद हाथी को लाओगे तो सस्ता पड़ेगा? नहीं, तो सस्ता नहीं है। तो इसको क्या कह सकते हैं? ए व्हाइट एलिफेंट मीन्स अत्यधिक खर्चीली वस्तु। ए व्हाइट एलिफेंट मीन्स अत्यधिक खर्चीली वस्तु, जो अत्यधिक खर्चीली हो। कैसे? व्हाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी को हम थाईलैंड से मंगाएंगे तो क्या होगा? बहुत खर्चा लगेगा। तो खर्चा लगेगा तो उसको मंगाने से हमको क्या फ़ायदा? अत्यधिक खर्चीली वस्तु, उसको छोड़ दीजिए। तो ही कह रहा है ए व्हाइट एलिफेंट मीन्स अत्यधिक खर्चीली वस्तु, जो बहुत महंगी है, अत्यधिक खर्चीली है। तो क्या हमने सेंटेंस लिख रखा है? ही नेवर यूजेज, वह कभी यूज नहीं करता है, कभी प्रयोग नहीं करता है। ए व्हाइट एलिफेंट, अत्यधिक खर्चीली वस्तु को, कहाँ? इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। वह अपने जीवन में अत्यधिक खर्ची ए व्हाइट एलिफेंट को कभी नहीं प्रयोग करता है। वह अपने जीवन में अत्यधिक खर्चीली वस्तु को कभी नहीं प्रयोग करता है। अत्यधिक खर्चीली वस्तु किसको बोल रहे हैं? ए व्हाइट एलिफेंट। ए व्हाइट एलिफेंट को हम अत्यधिक खर्चीली क्यों कह रहे हैं? हम उसको लर्न कैसे रखेंगे दिमाग में, जिससे भूले ना हमको, कि व्हाइट एलिफेंट थाईलैंड में पाया जाता है।
तो उसको वहाँ से मंगवाना हमारे लिए बहुत खर्चा हो जाएगा, बहुत खर्चीली चीज़ है। तो वैसे हम याद रख सकते हैं इसका मीनिंग। ए व्हाइट एलिफेंट मीन्स अत्यधिक खर्चीली वस्तु। अब आप इसका सेम मीनिंग भी चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, आपको केवल सेंटेंस प्रयोग करना है। आपका ये सेंटेंस वाक्य में आना चाहिए, मतलब फ्रेज आपके सेंटेंस में आना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, ये भी आपको आसानी से लर्न करवा देंगे। एट 6 एंड 7, 6 6 एंड 7 मीन्स 7, यही जान रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ दूसरा है, तितर बितर होना, इधर उधर हो जाना। तो मतलब एट 6 एंड 7 आप क्रिकेट पर ले लीजिए, क्रिकेट में छक्के चौके लगते हैं, यहाँ तो 7 लिखा हुआ है, खैर छोड़िए उसको, लेकिन अपने दिमाग में आपको लर्न करने के अपने हिसाब से आप क्या रख सकते हैं, 6 एंड 7 मतलब छक्के चौके के हिसाब से, 7 मत दिमाग में रखिए, छक्के और चौके लगते हैं। एट 6 एंड 7 छक्के चौके कहाँ लगते हैं, क्रिकेट में। तो जब छक्के चौके लगेंगे तो फील्डर तितर बितर हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, गेंद को पकड़ने के लिए भागते हैं सब। तो वही कह रहा है कि एट 6 एंड 7 मीन्स तितर बितर होना। जब छक्के चौके लगेंगे तो क्या होगा, खिलाड़ी तितर बितर हो जाएगा। तो इसे याद रखिए आप कि एट 6 एंड 7 मीन्स तितर बितर होना। कैसे, हमने सेंटेंस लिखा है, व्हेन आई इंटर्ड, व्हेन आई इंटर्ड, जब मैंने प्रवेश किया कहाँ, व्हेन आई इंटर्ड माई रूम, जब मैंने अपने रूम में प्रवेश किया, अपने कमरे में प्रवेश किया, तब आई फाउंड माई बुक्स, मैं अपनी किताबों को पाया एट 6 एंड 7 तितर बितर। जब मैं कमरे में प्रवेश किया तब मैं अपनी पुस्तकों को तितर बितर पाया, यहाँ वहाँ फेंका हुआ, इधर उधर उसको पाया। तो याद हो गया होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा कि एट 6 एंड 7, 6 एंड 7 लिखा हुआ है, 6 7, 6 7 ना कहिए, इसको अपने क्रिकेट की भाषा में याद रखिए इसको कि 6 एंड 7 मतलब छक्का और चौके के हिसाब से। 7 को छोड़ दीजिए, छक्का चौका दिमाग में रखिए, छक्का चौका लगता है कहाँ, क्रिकेट में। तो जब छक्का चौका लगेगा तो खिलाड़ी हमारे तितर बितर हो जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। तो वही व्हेन आई एंटर्ड माई रूम, जब मैं अपने कमरे में प्रवेश किया, आई फाउंड, तब मैं पाया, माई बुक्स, अपनी किताबों को, एट 6 एंड 7। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपको तो अच्छी तरह से लर्न हो गया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो आपको 6 फ्रेजेज यहाँ पर लिखे हुए हैं अच्छी तरह से लर्न हो गया होगा। एक बार हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपसे हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर मेरे सब्सक्राइबर थोड़े कम हैं, थोड़ा आप लोग मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए, जिससे आप लोगों के लिए इस तरह से मैं तमाम परीक्षा उपयोगी ग्रामर्स और ग्रामर्स की कई वीडियो बनाता रहूँ आप लोगों के लिए। आप थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन बढ़ा दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देखिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं हम इसको। ए मेडन स्पीच, प्रथम भाषण, पहली बार भाषण जो बोलता है उसको क्या बोलते हैं, ए मेडन स्पीच। अब सेंटेंस नहीं, केवल आपको मीनिंग आपके दिमाग में रख रहे हैं। ए मेडन स्पीच मीन्स पहली बार जब कोई भाषण देगा उसको क्या कहेंगे, प्रथम भाषण। दूसरा है एट होम इन, एट होम इन, घर पर होना, मतलब घर पर, किसका घर किसके घर पर रहेंगे, अपने घर पर रहेंगे तो अपना सा महसूस करेंगे। तो ही एट होम इन मीन्स क्या रखेंगे, अपना सा महसूस करना। एट होम इन मीन्स क्या कहेंगे, अपना सा महसूस करेंगे आप। एट होम इन मीन्स क्या, अपना सा महसूस करना। नेक्स्ट है आपका ए बेड ऑफ रोजेज, ए बेड ऑफ रोजेज, गुलाबों का बिस्तर कैसा होगा, आनंददायक होगा। आनंददायक होगा तो आप सुखी रहेंगे, सुख महसूस करेंगे। इसका मतलब ए बेड ऑफ रोजेज मीन्स सुख में होना, ए बेड ऑफ रोजेज मीन्स सुख में होना। नेक्स्ट आपका ए मैन ऑफ लेटर्स, मैन आदमी, ऑफ लेटर्स पत्रों वाला आदमी, जो पत्र लिखने वाला आदमी होता है कैसा, विद्वान होगा। तो ए मैन ऑफ लेटर मीन्स विद्वान आदमी। नेक्स्ट है आपका ए व्हाइट एलिफेंट, ए व्हाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी। सफ़ेद हाथी कहाँ पाई जाएगी, थाईलैंड में। कहाँ पाई जाएगी, थाईलैंड में। अगर थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाई जाएगी तो हमको वहाँ से उसको मंगाने में अत्यधिक खर्चा करना पड़ेगा। तो इसका मीन्स व्हाइट एलिफेंट में अत्यधिक खर्चीली वस्तु हो जाएगी। व्हाइट एलिफेंट मीन्स
अत्यधिक खर्चीली वस्तु। नेक्स्ट है आपका लास्ट यहाँ पर, एट सिक्सेज एंड सेवन्स, मतलब छक्के और क्रिकेट के हिसाब से कैसे बताए थे आपको, छक्के और चौवे लगेंगे ना, यहाँ पर सेवन्स है, सेवन्स को दिमाग में रखेंगे कि छक्के चौवे लगेंगे, छक्का चौवा लगेगा तो खिलाड़ी क्या हो जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे। तो इसका मीन क्या याद रखेंगे, एट सिक्सेज एंड सेवन्स मीन्स तितर बितर हो जाना। अब आप सेंटेंस अपने हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पर हमने वाक्य दिया है, जब मैं अपने कमरे में प्रवेश किया तब मैंने अपनी पुस्तकों को तितर बितर पाया। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अब इसके आगे हम आपको 6 फ्रेजेस के आगे और ले चलते हैं। आप इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आइए चलते हैं अब हम नेक्स्ट फ्रेज की तरफ, इसको देखते हैं। यहाँ पर हमने नेक्स्ट फ्रेज दिया है आप लोगों के लिए, ए फूल्स पैराडाइज। क्या है, ए फूल्स पैराडाइज। फूल्स मतलब आप जानते हैं, फूल मीन्स मूर्ख होता है, पैराडाइज मीन्स होता है स्वर्ग, मूर्खों का स्वर्ग, मतलब मूर्ख का स्वर्ग। मूर्ख का स्वर्ग क्या होगा, थोड़े समय के लिए अगर कहीं वो उसको आनंद मिल जाता है तो वो उसको आप मूर्ख जो होता है स्वर्ग समझने लगता है। क्या कर रहा है, फूल्स पैराडाइज, मूर्ख का स्वर्ग। मूर्ख का स्वर्ग मतलब अगर कहीं कोई मूर्ख व्यक्ति है, थोड़े समय के लिए कहीं आनंद उसको मिल गया तो उसको स्वर्ग समझने लगता है। तो क्या कह रहा है, फूल्स पैराडाइज मीन्स क्षणिक सुख। फूल्स पैराडाइज मीन्स क्या याद रखेंगे, क्षणिक सुख याद रखेंगे। अब वाक्य प्रयोग हमने लिखा है यहाँ पर, थोड़ा हो सकता है आपके दिमाग में ना आए, लेकिन अपने हिसाब से आप दे सकते हैं सेंटेंस। केवल आपको मीनिंग से मतलब है, मीनिंग आपको दिमाग में रहेगा तो आप सेंटेंस खुद बना सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है, डोंट गो फॉर ए फूल्स पैराडाइज। डोंट गो मत जाओ, क्षणिक सुख के लिए मत जाओ, बल्कि फॉर एन इटर्नल हैप्पीनेस। इटर्नल मीन्स होता है अस्थाई या शाश्वत, हैप्पीनेस अस्थाई खुशी के लिए जाओ। क्षणिक सुख के लिए न जाओ, बल्कि अस्थाई प्रसन्नता के लिए जाओ, जो हमेशा आनंद दे, हमेशा सुख दे, वहाँ पर जाओ। तो आपको याद हो गया होगा, फूल्स पैराडाइज मीन्स मूर्खों का स्वर्ग कौन होगा। मूर्ख कहाँ स्वर्ग महसूस करते हैं, जहाँ उनको थोड़ा सा आनंद मिल गया, थोड़े समय के लिए आनंद मिल गया, उसी को अपना स्वर्ग समझने लगते हैं कि इससे हम स्वर्ग में आ गए। फूल्स पैराडाइज मीन्स क्षणिक सुख। डोंट गो फॉर ए फूल्स पैराडाइज, क्षणिक सुख के लिए मत जाओ, बल्कि शाश्वत प्रसन्नता के लिए जाओ। बट यहाँ पर हमने छूट गया सारी, बट गो यहाँ लिख सकते हैं, और नहीं देंगे तो उसका सेंस इसमें ले लेगा। बट गो फॉर एन इटर्नल हैप्पीनेस, गो कर दीजिए यहाँ पर, बट गो फॉर एन इटर्नल हैप्पीनेस। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका फ्रेज है, ए फेयर वेदर फ्रेंड। ए फेयर वेदर फ्रेंड, इसका मीन्स इसके हिसाब से पहले देख लीजिए, आपको मीनिंग याद हो जाएगा। फेयर मीन्स होता है सुंदर, वेदर मीन्स मौसम, फ्रेंड मीन्स मित्र। सुंदर मौसम में मित्र कौन होगा, सुंदर मौसम का मित्र जो होगा, जैसे कि मौसम अगर सही है, जिस हिसाब से मौसम सही होता है तो उसमें आपका मित्र आपका साथ दे रहा है, मौसम खराब है साथ नहीं दे रहा है। कहें मतलब इसके मतलब क्या है कि सुख में साथ देने वाला मित्र। जब आप सुखी हैं, आपका दिन बढ़िया चल रहा है, मौसम सही है आपके लिए, तो सब साथ दे रहे हैं। आपके लिए दिन खराब निकला तो कोई साथ देने वाला मित्र नहीं है। तो ही कहने मतलब ए फेयर वेदर फ्रेंड। ए फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स सुख में साथ देने वाला मित्र। ऐसा मित्र जो सुंदर मौसम में साथ दे, केवल सुंदर मौसम में ही साथ दे, वो कैसा होगा, वो केवल सुख में आपके साथ दे रहा है ना। आपके लिए मौसम खराब हो गया, दिन खराब हो गया तो साथ नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या, वो सुख में ही साथ देने वाला मित्र है। तो आप ऐसे मित्रों से दूरी बनाए रखिए। यही हमने लिखा है, आई ऑलवेज कीप डिस्टेंस, मैं हमेशा दूरी बनाए रखता हूँ, फ्रॉम ए फेयर वेदर फ्रेंड, सुख में साथ देने वाले मित्र से। आई ऑलवेज, मैं हमेशा, कीप डिस्टेंस, दूरी बनाए रखता हूँ,
फ्रॉम से ए फेयर वेदर फ्रेंड, सुख में साथ देने वाले मित्र से। तो स्टूडेंट्स ये आपको अच्छी तरह से लर्न हो गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल मीन्स इसको आप सुने होंगे, बोलते भी हैं, यूज किए होंगे। बहुत लोग बोलते हैं वो अपने घर में ऑल इन ऑल है, तो सर्वे सर्वा है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसी की चलती है अपने घर में, ऑल इन ऑल सब कुछ वही है, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल में सर्वे सर्वा, महत्वपूर्ण व्यक्ति, उसी के कहने पर सब कुछ होगा। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर? माई मदर इज ऑल इन ऑल, मेरी माँ सर्वे सर्वा है, एट माई होम, मेरे घर पर। माई मदर इज ऑल इन ऑल, मेरी माँ सर्वे सर्वा है, एट माई होम, मेरे घर पर। नेक्स्ट देखेंगे ए बोन ऑफ कंटेंशन। बोन मीन्स होता है हड्डी, ऑफ कंटेंशन मीन्स होता है झगड़ा, कंटेंशन मीन्स झगड़ा। कलह, तो कलह का हड्डी, हड्डी में कब आप सुने होंगे, तो ये झगड़े की जड़। बोन ऑफ कंटेंशन, जहां हड्डी होगी कंटेंशन, वहां झगड़ा होगा। कह रहा है मतलब कबाब में हड्डी की बात कर रहा है जैसे, तो इसका मतलब ए बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। झगड़े की जड़ क्या है? बोन है, हड्डी है। कहाँ पर? मांस में, कबाब में। तो ए बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। कैसे याद रखेंगे? ए बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। हाँ, तो इसको हम कैसे सेंटेंस प्रयोग करेंगे? हमने यहाँ प्रयोग रखा है, कश्मीर के ऊपर बना रखा है वाक्य। सिंस इंडिपेंडेंस, सिंस मीन्स इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता से ही, स्वतंत्रता से ही, कश्मीर हैज बीन, कश्मीर रह चुका है या रहा है, ए बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। ए बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़ रहा है। कहाँ पर? बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन झगड़े की जड़ रहा है? कश्मीर। कश्मीर अब भी विवाद का मुद्दा बना हुआ है। कश्मीर, पाकिस्तान कहता है हमारा है, इंडिया कहता है हमारा है, तो जबकि ये भारत का ही कश्मीर है और हमारा ही रहेगा। तो कह रहा है सिंस इंडिपेंडेंस, सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता से ही कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े की जड़ बना हुआ है। तो याद हो गया होगा, ए बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की हड्डी, झगड़े की जड़। झगड़े की जड़ कौन बना हुआ है? कश्मीर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ए वाइल्ड गूज चेज। ए वाइल्ड गूज चेज, कठिन लग रहा होगा? कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। वाइल्ड मीन्स होता है जंगली, गूज मीन्स होता है हंस, और चेज मीन्स होता है पीछा करना। तो जंगली हंस का पीछा करना, इसका मतलब तो ये दे रहा है, लेकिन अर्थ भिन्न है। क्या इसका मतलब निकलेगा? निरर्थक प्रयास करना। क्यों? निरर्थक प्रयास करना कैसे निकलेगा? आपको लर्न कैसे होगा कि निरर्थक प्रयास करना, इसका मीनिंग कैसे निकलेगा? हमको अपने हिसाब से अपने भाषा में लर्न करना है, तो कैसे लर्न रखेंगे इसको? ए वाइल्ड गूज चेज, मतलब जंगली हंस का पीछा करना क्या है? संभव है। जंगली जो हंस हैं, अगर हम उसको पकड़ने के लिए पीछा करें तो क्या उसको पकड़ सकते हैं? वो भागता रहेगा, उड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? निरर्थक प्रयास। अगर जो प्रयास कर रहे हैं वो निरर्थक प्रयास कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे लर्न करना है। ए वाइल्ड गूज चेज मीन्स जंगली हंस का पीछा करना, ऐसे याद रखेंगे आप, लेकिन मीनिंग क्या निकलेगा? जंगली हंस का पीछा करेंगे तो आप निरर्थक प्रयास कर रहे हैं ना। तो इसी हिसाब से आप इसका मीनिंग याद रख सकते हैं कि ए वाइल्ड गूज चेज मीन्स निष्फल प्रयास करना या निरर्थक प्रयास करना, असंभव चीज को पाने की कोशिश करना, जो आपके लिए असंभव हो उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या है सेंटेंस देंगे, अपने हिसाब से आप कुछ भी बना सकते हैं। हमने लिखा है लर्निंग फ्रेंच, फ्रेंच को याद करना, फ्रेंच फ्रांसीसी भाषा को याद रखना। इज ए वाइल्ड गूज चेज फॉर यू, एक निरर्थक प्रयास होगा तुम्हारे लिए। फॉर यू, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए फ्रेंच भाषा को याद रखना एक निरर्थक प्रयास है। ए वाइल्ड गूज चेज है क्या? फ्रेंच भाषा को लर्न करना क्या है? ए वाइल्ड गूज चेज है, निरर्थक प्रयास है। किसके लिए? फॉर यू या फॉर मी
कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये भी याद हो गया होगा आपको। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपका है लास्ट सेंटेंस। हमने लिखा यहाँ पर ए रेड लेटर्ड डे। ए रेड लेटर्ड डे आपके हिसाब से अर्थ क्या होगा अलग अलग? लाल पत्रों वाला दिन, लाल पत्रों वाला दिन। क्या कोई लाल पत्र वाला दिन होता है? नहीं। इसका मतलब ऐसा लिखा है तो लाल पत्र वाला दिन तो होता नहीं है। इसका मतलब लाल पत्र वाला दिन होगा भी तो कोई खास दिन होगा। तो उसको कैसे याद रखेंगे? ए रेड लेटर्ड डे मतलब महत्वपूर्ण दिन। क्या? महत्वपूर्ण दिन उसको याद रखेंगे आप कि ए रेड लेटर्ड डे है तो इसका मतलब कोई खास दिन होगा, क्योंकि किसी दिन का नाम रेड लेटर्ड डे नहीं होता है। अगर होता है तो कोई खास दिन है, तो इसको क्या याद रखेंगे? रेड लेटर्ड डे मतलब महत्वपूर्ण दिन। आप सेंटेंस क्या देख सकते हैं अपने हिसाब से? क्या? द बर्थडे ऑफ एवरी पर्सन्स, प्रत्येक व्यक्तियों का जो बर्थडे होता है, इज ए रेड लेटर डे, महत्वपूर्ण दिन होता है। द बर्थडे ऑफ एवरी पर्सन्स, प्रत्येक व्यक्तियों का बर्थडे जो होता है, इज ए रेड लेटर्ड डे, महत्वपूर्ण दिन होता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये जितने भी सेंटेंस आपको बताए गए इस वीडियो में, कोई भी हिचकिचाहट, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, आपको याद भी हो गया होगा। इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, घुमा के देखिए, जब तक आपको ये लर्न ना हो जाए। आपको जुबान पे रख उठेगा एक एक वर्ड, जिस वे में आपको बताया गया है, एकदम मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको याद हो जाएगा। एक बार में नहीं होता है, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, 100% याद हो जाएगा। और कमेंट ज़रूर करिएगा, अगर कोई कमी रह गई होगी तो उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इसी आशा के साथ कि आपको अच्छे से ये लर्न हो जाए और आपके परीक्षा में इसी से मिलता जुलता यही आ जाए तो आपके लिए बेहतर होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।